हम मध्यकालीन चोल वंश के बारे में जानेंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसे साम्राज्य की जिसकी नौसेना की धमक से दक्षिण पूर्व एशिया का पानी कांपता था, जिनके बनाए मंदिर आज 1000 साल बाद भी बिना नींव के सीना ताने खद्दहे हैं, और जिनका प्रशासन इतना सटीक था कि आज के लोकतंत्र भी उनसे सीख ले सकते हैं। यह कहानी है चोल वंश की। 9वीं शताब्दी की बात है, जब दक्षिण भारत में पल्लव और पांड्य आपस में लड़झकर कमजोर हो रहे थे। इसी अराजकता के बीच पल्लवों के एक सामंत विजयालय ने अवसर पहचाना। मैं हूं विजयालय। मैंने तंजौर पर कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। मैंने यहां पर निशुंभसूदिनी देवी का मंदिर बनाया और चोल वंश की नींव रखी। विजयालय ने एक ऐसे वंश की नींव रखी जो अगले 400 सालों तक भारत का भाग्य लिखने वाला था। उनके उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम ने पल्लवों को पूरी तरह हराकर चोलों को एक स्वतंत्र शक्ति बना दिया। उसके बाद परांतक प्रथम राजा बनते हैं। साम्राज्य बरख रहा था। परांतक प्रथम ने मदुरई को जीतकर मदुरई कोंडा की उपाधि ली, लेकिन नियति ने करवट ली। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने चोलों को करारी शिकस्त दी। चोल राजकुमार राजादित्य मारा गया और साम्राज्य बिखरने लगा। पर चोल हार मानने वालों में से नहीं थे। ये बस एक लंबी छलांग से पहले की खामोशी थी। उसके बाद राजा बनते हैं राजराज प्रथम। जब राजराज प्रथम सिंहासन पर बैठे तो इतिहास बदल गया। उन्होंने अपनी लौह रक्त नीति से न केवल विद्रोहियों को कुचला, बल्कि श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को जीतकर उसे मामुंडी चोल मंडलम बना दिया। मैं हूं राजराज प्रथम। मैंने सन 1010 में तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनाया। इस मंदिर के शिखर पर 80 टन का पत्थर कैसे पहुंचा, यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली है। राजराज प्रथम ने उत्तर मेरुर अभिलेख के जरिए बताया कि एक गांव का शासन कैसे चलना चाहिए। राजराज के बेटे राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता के सपनों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत के पाल शासकों को हराया और गंगा का पवित्र जल लेकर आए। मैं हूं राजेंद्र प्रथम। मैंने नई राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम बसाई और एक विशाल तालाब चोल गंगम बनवाया। राजेंद्र प्रथम पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने अंडमान निकोबार और दक्षिण पूर्व एशिया तक अपनी नौसेना भेजी। बंगाल की खाड़ी मानो चोलों की झील बन गई थी। राजेंद्र के बाद राजाधिराज प्रथम आए। राजाधिराज प्रथम ने पुंडूर के युद्ध में पश्चिमी चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम को पराजित कर कल्याणी पर अधिकार किया। राजाधिराज ने वहीं पर वीराभिषेक यानी विजय उत्सव मनाया तथा विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। राजाधिराज कोप्पम के युद्ध में रणभूमि में ही वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनके भाई राजेंद्र द्वितीय ने युद्ध के मैदान में ही अपना राज्याभिषेक करवाया और दुश्मनों को खदेड़ दिया। इस काल में केवल तलवारें नहीं चली, बल्कि कलम भी चली। मैं हूं कंबन, मैंने तमिल रामायण लिखी। मैं ओटकुट्टन। मैं पुगलेनित, और हम तीनों को तमिल साहित्य के त्रिरत्न कहा जाता है। चोलों की बनाई नटराज की कांस्य प्रतिमाएं आज भी दुनिया की सबसे सुंदर कलाकृतियों में गिनी जाती हैं। राजेंद्र द्वितीय के उत्तराधिकारी वीर राजेंद्र हुए। मैं वीर राजेंद्र। मैंने कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के संगम पर चालुक्यों को हराकर यहाँ पर विजय स्तंभ बनाया। इसके काल में बुद्धमित्र ने विरासोलियम ग्रंथ लिखा। इस वंश का अंतिम शासक अधिराजेंद्र 1079 ईस्वी में एक जनविद्रोह में मारा गया। उसके बाद में कुलोतुंग प्रथम राजा बनते हैं। यह पूर्वी चालुक्य शासक राजराज नरेंद्र व अमंगा देवी का पुत्र था और राजेंद्र प्रथम का नाती था। इस प्रकार उत्तरवर्ती चोल राज्य प्रारंभ हुआ। कुलोतुंग प्रथम केरल व पांड्य राजधानी मधुरा में सैनिक उपनिवेश स्थापित करने वाला चोल साम्राज्य का पहला व अंतिम शासक था। कुलोतुंग प्रथम ने व्यापार को बढ़ावा दिया
और चीन तक दूत भेजे। लेकिन समय के साथ पांड्य राजा फिर से शक्तिशाली होने लगे। अगली कड़ी में राजराज द्वितीय ने ऐरावतेश्वर मंदिर जैसा सुंदर निर्माण कराया, पर साम्राज्य की सीमाएं अब सिकुड़ने लगी थीं। अंततः 1279 ईस्वी में राजेंद्र तृतीय के समय पांड्य शासक कुलशेखर ने चोलों की शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अब हम जानेंगे चोल वंश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। बात करते हैं चोल प्रशासन की। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों अर्थात मंडलम में बंटा था। उच्च अधिकारियों को पेरुंदरम कहा जाता था। चोल वंश की अर्थव्यवस्था, जिसमें आय का मुख्य साधन भूमि